नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और दिल्ली से बड़ी खबर जो आप मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है आज जो पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी आज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बेहद महत्वपूर्ण बैठक होगी और इसके साथ ही कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। नीतिगत फैसलों पर भी हो सकता है मंथन। कैबिनेट बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक है और बैठक में सभी की नजरें टिकी हुई है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है और कैबिनेट बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बेहद अहम बैठक होने वाली है और कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा होगी। इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और तस्वीर भी आप तक साझा करें जहां मोदी कैबिनेट की आज जो है अहम बैठक होगी। कई दिग्गजों की भी मौजूदगी रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है। कई अहम प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। कई दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई है। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज देश के विकास कार्यों, आर्थिक नीतियों और नीतिगत प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है और ऐसे में देखिए सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई है कि क्या कुछ फैसले लेने वाले हैं प्रधानमंत्री और साथ ही साथ किन किन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। और ऐसे में आपको बता दें कि कई दिग्गजों की भी मौजूदगी रहती है। बुनियादी ढांचे, आर्थिक सुधार और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। और एक और बड़ी खबर जहां लोकसभा में आज चर्चा करेंगे गृह मंत्री। छात्रों के मुद्दे पर चर्चा का जवाब देंगे शाह। विपक्ष की मांग पर चर्चा करेंगे अमित शाह। आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां छात्रों के मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, जवाब देंगे अमित शाह। और विपक्ष की मांग पर आज गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करेंगे। तो मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन जहां अमित शाह कई विषयों पर चर्चा करेंगे। लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करेंगे। छात्रों के मुद्दे पर चर्चा का जवाब देंगे अमित शाह। विपक्ष की मांग पर चर्चा करेंगे गृह मंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। जहां एक और आज गृह मंत्री अमित शाह मीडिया के सामने आकर छात्र आंदोलन पर सदन में चर्चा को लेकर कहा कि वे हर चर्चा का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर जहां छात्रों के मुद्दे पर चर्चा का आज जवाब देंगे अमित शाह। मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। विपक्ष की मांग पर चर्चा करेंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करेंगे और साथ ही छात्रों के मुद्दे पर उनके सवालों का जवाब देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विपक्ष ने भी लगातार कई बड़े सवाल उठाए थे जिसका जवाब आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे और साथ ही छात्रों के तमाम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जवाब देंगे जिस पर लगातार छात्र सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह कई सवालों का जवाब देंगे और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे।
और आज दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल है। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल है, जहां लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल सुबह 4 से 10 बजे तक यातायात बाधित। लाल किले की ओर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी और इसके साथ ही लाल किले की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले चाक चौबंद व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। 4 से 10 बजे तक यातायात भी बाधित रहेगा। और आज दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल, ये बड़ी जानकारी, जहां लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर आज दिल्ली के कुछ हिस्सों में यातायात संबंधी पाबंदियां लागू रहेंगी और इस दौरान कई प्रमुख सड़कें बंद रहेंगी और वाणिज्यिक वाहनों और बसों का मार्ग बदला जाएगा। साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी में यह जानकारी दी गई है। 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की रिहर्सल 13 अगस्त की जाएगी। और मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ स्नेह कमल जुड़ रहे हैं। देखिए स्नेह कमल, 4 से 10 बजे तक यातायात बाधित रहेगी। लगातार स्वतंत्रता दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है। अभी क्या कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है स्नेह कमल? फुल ड्रेस रिहर्सल आज शुरू हो चुका है। आज सुबह जो है 4 बजे से जो है यातायात जो है कुछ मार्गों पर प्रतिबंधित है, कुछ मार्गों को डाइवर्ट किया गया। ट्रैफिक एडवाइजरी में ये जानकारी दी गई है कि 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह का आज फुल ड्रेस रिहर्सल है, जिसमें लाल किले और आसपास के जो सुरक्षा यातायात प्रबंधन पर तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। यातायात पुलिस यानी ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी परामर्श के अनुसार आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास की सड़कें सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी। केवल वैध रिहर्सल लेबल लगे वाहनों को अनुमति होगी। स्वाभाविक सड़कों को दिल्ली गेट से चट्टा रेल चौक तक, नेताजी सुभाष मार्ग, जीपीओ, दिल्ली से लाल चट्टा रेल तक जो है लुटियन रोड, एचसी मार्ग, यमुना बाजार, एसवी मुखर्जी मार्ग, फाउंटेन चौक से लाल किला तक, चांदनी चौक, रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक, निषाद राज्य मार्ग की बात कर लें, चाहे एक्सप्लेनेड रोड की बात कर लें, ये तमाम जो रिंग रोड है इसमें शामिल है, ये सभी प्रतिबंधित रहेंगे। यातायात पुलिस रिहर्सल के लिए बिना लेबल वाले पार्कों को इंडिया गेट के हेक्सागन से कापरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदर रोड, डब्लू पॉइंट, ए पॉइंट, तिलक रोड, मथुरा रोड आदि जो मार्ग हैं वहां से जो है जाने की सलाह दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस अवधि के दौरान निजामुद्दीन खड्डा से लेकर आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक का रिंग रोड, सलीमगढ़ किला बाईपास, निजामुद्दीन खट्टा आईएसबीटी आउटर, ये सभी बचने की सलाह दी गई है। वहीं शांतिवन जाने वाले पुराना लोहा पुल और गीता कॉलोनी के रास्ते जो पूरी तरह से बंद रहेंगे। 12 अगस्त की रात से जो है 13 अगस्त यानी आज 11 बजे तक निजामुद्दीन वजीराबाद पुल भी जो है भारी जो वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इस दौरान महाराणा प्रताप आईएसबीटी यानी जो आईएसबीटी कश्मीरी गेट है, आईएसबीटी सराय काले खां है, यहाँ चलने वाली बसों को भी जो है अनुमति जो है नहीं होगी। तो कुल मिलाकर जो है आज जो है इन रास्तों के आसपास के जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें इन रास्तों से बचने की सलाह दी जाती है। देखिए कई जगह यातायात भी बाधित रहेगी। ऐसे में क्या मेट्रो से सफर करने वालों के लिए भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है और साथ ही क्या लोगों के लिए वैकल्पिक रास्ते दिए गए हैं? दिल्ली पुलिस ने जाम से बचने के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, जो वैकल्पिक अगर रास्तों की बात की, दिल्ली पुलिस ने तमाम जो रास्ते जो बताए हैं कि लोग जो है वैकल्पिक मार्गों में जो है लुटियन रोड, एसवी मुखर्जी मार्ग, इन मार्गों का उपयोग कर सकते हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो की ओर से जो है कोई ट्रेवल एडवाइजरी नहीं है। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं पूर्ववत जो है सामान्य चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लाल किले की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जहां फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। और वही कौशाम्बी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस ने भव्य तिरंगा रैली निकाली। पुलिस ऑफिस से शुरू हुई रैली का नेतृत्व एसपी सत्यनारायण ने किया।
पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। एएसपी अमिता सिंह समेत क्षेत्राधिकारी, पुलिसकर्मी और महिला पुलिसकर्मियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। महिला उप निरीक्षक और महिला आरक्षी स्कूटी व हेलमेट के साथ रैली में खास आकर्षक रही। जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर ने नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी भी मौजूद रहे। रैली के दौरान पुलिस ने लोगों को राष्ट्र ध्वज के सम्मान और देश के प्रति कर्तव्य के लिए जागरूक भी किया। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस ने लोगों को राष्ट्र ध्वज के सम्मान और देश के प्रति कर्तव्य के लिए जागरूक किया। यहां पर सभी एक एक तिरंगा लेकर यहां जाते हुए नजर आ रहे। पुलिस की ये तिरंगा रैली, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिससे पूरा एक देशभक्ति का संदेश जरूर सब तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा था। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस ने ये तिरंगा रैली निकाली है। इस बीच राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश सबको दिया जा रहा था। एएसपी अमिता सिंह समेत क्षेत्राधिकारी, पुलिसकर्मी और साथ ही महिला पुलिसकर्मियों ने उत्साह के साथ पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महिला उप निरीक्षक और साथ ही साथ महिला आरक्षी स्कूटी व हेलमेट के साथ रैली में खास आकर्षण रही। और जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर और नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी भी इस दौरान मौजूद रहे। रैली के दौरान पुलिस ने लोगों को राष्ट्र ध्वज के सम्मान और देश के प्रति कर्तव्य के लिए जागरूक भी किया। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां महिला पुलिस कर्मियों ने यहाँ एक तिरंगा रैली का आयोजन किया है। देशभक्ति का संदेश देती हुई यहाँ नजर आई। हर घर तिरंगा अभियान में पुलिस ने ये तिरंगा रैली निकाली है, जहां तिरंगा लेकर सड़कों पर पुलिसकर्मी निकले और सभी को देशभक्ति का ये एक संदेश जरूर देते हुए नजर आए। ये तस्वीर जहां देशभक्ति की एक संदेश दी जा रही है। महिला पुलिसकर्मी भी तिरंगा रैली में शामिल हुई और यहां स्कूटी पर सभी महिला पुलिसकर्मी तिरंगे के साथ देशभक्ति के नारे लगाती और साथ ही देशभक्ति का संदेश देते हुए नजर आई। प्रतापगढ़ में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्ष पद को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। जिलाध्यक्ष पद के इच्छुक दावेदारों को एआईसीसी ऑब्जर्वर प्रमोद सहवाग ने आवेदन फॉर्म वितरित किए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि जिलाध्यक्ष का चयन दावेदार की योग्यता, संगठन में सक्रियता और पार्टी के प्रति योगदान के आधार पर किया जाएगा। ऑब्जर्वर ने कहा कि कांग्रेस में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। अभियान के तहत पार्टी संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। तो योग्यता से तय होगा कांग्रेस का नया जिला अध्यक्ष, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी जो है वो शुरू हो गई है और साथ ही प्रतापगढ़ जिले में जिलाध्यक्ष पद को लेकर आवेदन भी शुरू हो गए हैं। संगठन सृजन अभियान में जिलाध्यक्ष के पद की दावेदारी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि योग्यता से ही तय होगा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को चयन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कई दावेदारी है यहाँ, जहां कहा जा रहा है कि योग्यता के आधार पर जिला अध्यक्ष के पद पर जो आसीन होगा उसका चयन किया जाएगा। तो संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी शुरू हो गई है। कई आवेदन लिए जा चुके हैं। अहमदाबाद अधिवेशन में 2025 में तय हुआ था कि पूरे देश के अंदर जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की प्रक्रिया है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको बनाया जाए और उसी के आधार पर पूरे देश के अंदर संगठन सृजन अभियान चला हुआ है। आज मैं आपके बीच में आया, मुझे प्रतापगढ़ जिले का एआईसीसी ऑब्जर्वर बनाया गया है। मेरे साथ दीपक जी है, पूर्व एमएलसी, वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर है। हरिकेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर है और प्रमोद मिश्रा जी हमारे बीच में, वो भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पर ऑब्जर्वर है। हमारा काम सिर्फ अगले 10 दिन का यही है कि उन लोगों को आगे लेके आगे बढ़ाया जाए जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास करता हो, जो सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी को साथ लेने का जिसमें हौसला हो और ऐसी लड़ाई वो देश के अंदर लड़ सके जो अलोकतांत्रिक के खिलाफ हो,
और वहीं आगरा के फतेहपुर सिकरी में आटे में मिलावट के बड़े मामले का खुलासा हुआ है, जहां एफएसडीए की टीम ने जौतना डाबर रोड स्थित समृद्धि फ्लोर मिल पर छापा मारकर करीब 1800 किलो सेलखड़ी पाउडर बरामद किया। मौके से 13.5 कुंटल आटा भी सीज किया गया है। आरोप है कि आटे को चमकदार बनाने और उसका वजन बढ़ाने के लिए सेलखड़ी मिलाई जा रही थी। टीम के मुताबिक मसाला व्यापार के लाइसेंस पर अवैध रूप से आटा उत्पादन किया जा रहा था, जहां एफएसडीए ने मिल की मशीनें और स्टॉक सील कर दिए हैं। आटे और सेल खड़ी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। संचालक के खिलाफ एफआईआर की तैयारी है। तो आटे में यहां देखिए मिलावटी की खबर सामने आ रही है और ऐसे में मिलावट के आरोप में फ्लोर मिल की मशीनें जांच की गई है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है और साथ ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच ये तस्वीर जहां बताया जा रहा है कि संचालक के खिलाफ एफआईआर की तैयारी की जा रही है। जितने भी स्टॉक है सबकी चेकिंग की गई, जाँच की गई और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि टीम के मुताबिक मसाला व्यापार के लाइसेंस पर अवैध रूप से आटा उत्पादन किया जा रहा था। एफएसडीए ने मिल की मशीनें और स्टॉक को सील कर दिया है। संचालक के खिलाफ एफआईआर की तैयारी की जा रही है। और आगरा में महाराष्ट्र स्टाइल की ड्रेस पहनकर बुलेट चलाने वाली युवती का माफीनामा सामने आया है। युवती ने बताया है कि वे मराठी लुक क्रिएट करके कैलाश मंदिर में पूजा करने जा रही थी और इसी दौरान बनाई गई वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया। युवती ने कहा कि वीडियो बनाना उसके लिए सिर्फ फन था और किसी की धार्मिक या फिर सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना उसका मकसद नहीं था। स्टंट वाली वीडियो को लेकर युवती ने माफी मांगते हुए कहा कि आगे से इस तरह की वीडियो कभी सामने नहीं आएंगी। मैं नॉर्मली उस दिन कैलाश जा रही थी बुलेट पर अपना मराठी लुक क्रिएट करके पूजा करने जा रही थी। मेरा इंटेंशनली लोगों को किसी की फीलिंग्स को ये ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी भी पुलिस को या फिर किसी भी पब्लिक को। मैं नॉर्मली अपने फन के लिए वीडियोस बनाती थी। तो अगर उसमें स्टंट वगैरह आए तो मुझको माफ कर दो और आगे से ऐसी वीडियोस कभी नहीं आएंगी। और मैंने वो वाली वीडियोस भी सब डिलीट कर दिया है, मुझे माफ कर देना, मैं भी आपकी बहन। और पीलीभीत के विल्संडा पुलिस ने फर्जी गोलीकांड की कहानी रचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रशांत सिंह का डॉक्टर गंगा सहाय और अवधेश शर्मा से जमीनी विवाद था। समझौते में 10 बीघा जमीन मिलने के बावजूद और पैसे के लालच में उन्होंने बीते साल 12 सितंबर को खुद पेट में गोली मार ली और शुभम शर्मा पर आरोप लगा दिए। कई महीने गायब रहने के बाद 24 अप्रैल 2026 को उन्होंने शुभम समेत 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस की गहन जांच में सच्चाई सामने आई। वादी प्रशांत सिंह को ही फर्जी घटना रचने के आरोप में मानपुर बबूरा तिराहे से गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है। तो बिलसंडा पुलिस ने फर्जी गोलीकांड का पर्दाफाश किया है। इसने प्रशांत सिंह ने अपने स्वयं के गोली मारकर हमें फंसाने के उद्देश्य से इसने थाने में रिपोर्ट वगैरह दी थी। फिर उसके पश्चात ये गायब हो गया। फिर इसने कई महीने बाद कोर्ट से आदेश करवाकर मेरे खिलाफ और मेरे चाचा श्री पवन शर्मा के खिलाफ इसने मुकदमा दर्ज कराया। उसके उपरांत पुलिस ने इसकी मामले की गहन जांच की और इस जांच में पुलिस ने उसे दोषी पाया और आज उसे जेल भेज दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद में एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर कथित ठगी का मामला सामने आया है। सरकारी संस्थान में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो 2 शिक्षकों समेत 10 लोगों के खिलाफ कटघर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता राजू कुमार सैनी का आरोप है कि उनके बेटे और भतीजे का मैनेजमेंट कोटे से एमबीबीएस में दाखिला कराने का भरोसा देकर अलग अलग तारीखों में नगद और बैंक ट्रांसफर के जरिए लाखों रुपए लिए गए। आरोप है कि दाखिले के नाम पर कथित फर्जी दस्तावेज भी लिए गए। रकम वापस मांगने पर अभद्रता और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने गणतंत्र जहां गणपत सिंह, विशाल, दीपचंद, अमीरचंद और सिंघानिया समेत 4 अज्ञात पुरुष और 1 अज्ञात महिला के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ली है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। कुमार सैनी है, ये मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है बहुत बड़ा और इसमें हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं गणपत सिंह, जिनका नाम है। बिलारी में ये अपना इंटर कॉलेज चलाते हैं और ये बहुत बड़ा गैंग है। इन्होंने मेरे से बच्चे के लिए एडमिशन के लिए मुझसे पेमेंट ली थी कुछ, और पेमेंट भी 35 लाख रुपए थी 2 बच्चों की, यानी कि 16,50,000 मेरे थे और एक बच्चे के और हैं।
मेरी FIR दर्ज हो चुकी है। तो इन्होंने जो मुझसे ये कहा था कि आपका भारतीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में एडमिशन हो जाएगा मैनेजमेंट कोटे में, 1 करोड़ 10 लाख रुपए लिए जाएंगे। इन्होंने पता नहीं किस फ्रॉड करके और बच्चे को जो अनाथ कोटे से एडमिशन करा रहे थे। मेरे को जैसे ही पता लगा कि बच्चे को अनाथ में डलवा दिया तो हमें पता लगा कि वो तो बहुत बाप से पैसे लिए और मेरे को ही मार दिया इन लोगों ने। बहुत बड़ा गैंग है इनका, क्योंकि सुभारती मेडिकल कॉलेज में गया तो वहाँ पर कुछ नहीं था, सारे दस्तावेज इनके फर्जी पाए गए। अब मैं इनको पेमेंट के लिए कहता हूँ भाई मेरा पेमेंट रिफंड करो, तो बच्चों को मेरे को जान से मारने की लगातार धमकियाँ। और वही फतेहपुर में करीब 9 साल पहले हुई लव मैरिज का खौफनाक अंत हो गया। पुलिस ने शालिनी हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके पति दिलीप यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी के अवैध संबंधों के शक में दिलीप ने उसकी हत्या की। 8 अगस्त को शहर के नासिपिर इलाके में शालिनी का शव घर के अंदर पानी से भरे टब में मिला था। उसके सिर और पैर पर चोट के निशान थे। जांच में पुलिस का दावा है कि दिलीप ने पहले कुकर के ढक्कन से शालिनी के सिर पर हमला किया और फिर उसका मुंह पानी में डुबो दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने कथित आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। आरोपी सहायक अध्यापक था, जबकि शालिनी एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी। अगस्त को एक घटना हुई थी जिसमें शिवानी नामक शिक्षिका जिसकी हत्या कर दी गई थी और इसी प्रकरण में उसके परिवारजनों द्वारा 9 तारीख को मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें उसके परिवारजनों ने उसके पति और पति के भाइयों को उसमें नामजद मुकदमे में अभियुक्त बनाया गया था। जैसे ही मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है, जब घटना होती है उसी के अनावरण में टीम लग जाती है और टीम अनावरण के दौरान इसके पति को जब हिरासत में लिया जाता है, जिसका नाम दिलीप यादव है, उसके द्वारा पूरी घटना को खोला जाता है। और मुरादाबाद में डिलीवरी के बाद 23 साल की महिला की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि परिजनों के मुताबिक ऑपरेशन के करीब 45 मिनट बाद उसकी हालत बिगड़ गई। पति नाजिम ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी नस गलत तरीके से काटी गई। हालत गंभीर होने पर आसिया को दिल्ली रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। एम्स पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने भोजपुर थाने में तहरीर देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। मेरी बस्ती के हैं तो इस हॉस्पिटल में आए दिन यही कारस्तानी होती है। अभी लगभग 10 से 15 दिन रामकिशोर चाचा, इनकी माता जी हमारे मेरी माता जी को यहाँ भर्ती करा, हार्ट की दिक्कत आई और इन्होंने जो मतलब वो खत्म हो गई। उसके बाद में इन्होंने हमें मतलब उसकी हार्ट की रिपोर्ट दिखाई। उसके बाद में कितने दिन पहले अभी 19 तारीख बच्चे का ऑपरेशन हुआ। कब कराया था? परसों। अच्छा, तो यहाँ से डिस्चार्ज कब किया? कौन सा ऑपरेशन हुआ? डिस्चार्ज नहीं किया, परसों का आया था। उसकी मॉर्निंग में 5 बजे इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? घर को भी बनाने दिया। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और मुरादाबाद में रामगंगा किनारे अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर कटघर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 30 से 34 वर्ष के बीच की है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पहचान और मौत की वजह जानने के लिए आसपास के इलाकों में पूछताछ के साथ CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस हादसा, आत्महत्या या किसी अन्य वजह से मौत होने के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।